नमस्कार, खबर दिन भर देखना मेरे साथ। मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने यह एक्शन यूएपीए के तहत लिया है। सरकार ने कहा कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। आपको बता दें कि पीएफआई से जुड़े और भी संगठनों पर प्रतिबंध लगा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी तारीफ किया। उन्होंने जिस तरह से पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है 5 साल के लिए। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पीएफआई क्या है। 17 फरवरी 2007 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई का गठन हुआ। दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों को विलय करके यह पीएफआई संगठन बना। सिमी पर प्रतिबंध के बाद पीएफआई उभर कर सामने आया और केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में पीएफआई की पकड़ मजबूत बताई जाती है। 23 राज्यों में पीएफआई का नेटवर्क फैला हुआ है। संगठन के लोग फैले हुए हैं 23 राज्यों में। और आईएस जैसे आतंकी संगठन से पीएफआई के जुड़े होने के आरोप भी लगे हैं। मुस्लिमों पर धार्मिक कट्टरता थोपने और जबरन धर्मांतरण करने का आरोप भी पीएफआई पर लगता है। इसके अलावा पीएफआई पर हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने का भी आरोप है। और साथ ही आपको बताएं कि युवाओं को कट्टर बनाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल कराने का आरोप पीएफआई पर लगता है। हाथरस में जातीय हिंसा फैलाने की साजिश का आरोप पीएफआई पर है। इसके अलावा बेंगलुरु में हुई सांप्रदायिक हिंसा में भी पीएफआई के सहयोगी संगठनों का नाम सामने आया। कर्नाटक की बात करें तो हिजाब आंदोलन में भी पीएफआई का रोल रहा है, आरोप रहा है, जिसमें दिल्ली दंगों में लॉजिस्टिक मुहैया कराने में पीएफआई पर आरोप है। तो ये तमाम आरोप पीएफआई पर है, जिसमें सीए विरोध जब हुआ, उसका जब आंदोलन हुआ, उसमें फंडिंग का भी आरोप पीएफआई पर लगा है। और अब भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लगा दिया है। छापेमारी लगातार जारी थी और अब उसके बाद बैन लगा दिया गया है, जिसमें गैर कानूनी संस्था घोषित करते हुए पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया गया है। तो यूएपीए के तहत एक्शन बैन और 5 साल के लिए पीएफआई को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। और आगे बढ़ते कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। झांसी गरोठा के पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव को पुलिस ने 6 घंटे के पुलिस रिमांड पर लिया। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने पूर्व विधायक को 72 घंटे के रिमांड पर लेने के लिए न्यायालय में अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने 6 घंटे में ही मंजूरी दी। आपको बता दें कि आपराधिक इतिहास रखने वाले लेखराज सिंह यादव को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के प्रयास की साजिश के आरोप में पूर्व विधायक को रिमांड पर लिया गया है। तो दीप नारायण को रिमांड पर पुलिस ले गई है, 6 घंटे के रिमांड पर। अब उनसे पूछताछ होगी। तो अपराधी को भगाने का आरोप सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण को रिमांड पर पुलिस ने लिया है और पूछताछ होगी। अब देखना होगा कि ये जो पूरा मामला है, जिस मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी, उसमें क्या चीजें सामने निकलकर आती हैं। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई सरकारी जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम में तेजी के निर्देश देने के बाद विकास प्राधिकरण ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उम्मीद है कि दिसंबर तक ये काम पूरा करके आवेदनकर्ताओं को घर दे दिया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत इस जमीन पर 76 फ्लैट बन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है,
जो कि प्रयागराज में मेरी विधानसभा के अंदर लुकरगंज के अंदर ये कब्जा हुआ, अवैध कब्जा था अतीक अहमद का, माफिया डॉन का, जिसको पीडीए ने खाली करवाया। और साथ ही साथ यहाँ पे मुख्यमंत्री ने पिछले 2021 के दिसंबर में यहाँ पे इसकी भूमि पूजा भी करी। आज मुझे खुशी है कि आज जब मैं आया हूं यहाँ पर तो एक टावर 70% एकदम तैयार खड़ा हुआ है। यहाँ पे जैसा कि अभी आप अवगत हैं कि माननीय विधायक जी ने भी बताया आपको, ये 76 फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे हैं और ये लगभग 1731 स्क्वायर मीटर जगह पे बन रहे हैं। ये इसमें 2 टावर हैं, एक टावर में 36 फ्लैट, एक टावर में 40 फ्लैट हैं और ये पिछले दिसंबर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और इस दिसंबर तक इसको कंप्लीट करना है। यहाँ और देवरिया के खुगुंदू थाना क्षेत्र के खिरसर गांव में आंगनवाड़ी केंद्र पर ग्राम प्रधान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में झड़प हो गई। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। ग्राम प्रधान दीनदयाल यादव ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ती लाली देवी पर मारने के लिए मेज उठाया तो जवाब में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ने भी चप्पल उठा ली। मामले में प्रधान के खिलाफ महिला कार्यकर्ती ने थाने में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मामला संज्ञान में आया कि दोनों में कुछ विवाद हुआ, संभवतः कोई पुराना विवाद है, इसलिए पूरे प्रकरण के लिए डीपीओ और सीडीएस को जांच करके और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश किया गया है और डीपीओ द्वारा इसकी प्रकरण की जांच की जा रही है। और भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के मौके पर रामनगरी अयोध्या में सीएम योगी ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी का वीडियो संदेश भी सुनाया गया। अयोध्या के इस चौक पर 40 फीट लंबी वीणा लगाई गई है जिसका वजन 14 टन है। सीएम योगी ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन भी किया। मौके पर रामकथा पार्क में लता दीदी के चित्रों की प्रदर्शनी की आयोजित की गई। तो अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण, जिसमें सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और मौके पर कई लोग मौजूद रहे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो संदेश भी लोगों को सुनाया गया। तो आज ये मौका ख़ास था। अयोध्या में जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा तमाम नेता जो इस कार्यक्रम में मौजूद थे और प्रधानमंत्री का जो वीडियो संदेश था, लता जी के प्रति किस तरह का एक स्नेह रहा है वो भी आज हमने देखा किस तरह से इस वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा। तो 93वीं जयंती पर यह उद्घाटन हुआ लता मंगेशकर चौक, जहां पर सरयू नदी के करीब लता चौक जिसका निर्माण किया गया है। चौक का जो आकर्षण बना हुआ है वो है संगीत वाद्य यंत्र वीणा, जो कि आप पीछे देख भी पा रहे होंगे। 14 टन वजनी है ये वीणा, जो कि वहां पर आकर्षण का केंद्र है। और इस वीणा की लंबाई 40 फीट और ऊंचाई 12 मीटर है। काफ़ी बड़े आकार में इसे बनाया गया है। तो इसीलिए ये ख़ास मौका भी था और इसको किस तरह से यादगार बनाया जाए इसकी पूरी कोशिश हुई। और खबर बदायूं से, जहां पर नाबालिग की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना उझानी के एक गांव में एक नाबालिग लापता था। परिजनों ने काफी तलाश करने पर भी नहीं मिलने के कारण थाना उझानी पर गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस द्वारा गहनता से छानबीन की गई। गुमशुदा नाबालिग का पता नहीं चला और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। 2 दिन पहले थाना जरीफ नगर पर सूचना मिली कि किसी की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया, जिसकी जांच करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। बसपा के पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। 203 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को कुर्क करके थाना मिर्जापुर समेत कई थानों की पुलिस पहुंची। इसी के साथ मिर्जापुर के मकान और ग्लोकल यूनिवर्सिटी पर भी पुलिस कब्जा लेने के लिए पहुंची। तो हाजी इकबाल की संपत्ति को कुर्क करने के लिए पुलिस पहुंची। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये उसी वक्त की है जब प्रशासनिक अमला वहां पूरे दलबल के साथ पहुंचा। खनन माफिया हाजी इकबाल व उसके परिवारजन व साथियों के विरुद्ध कल पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी थी, जिसमें कि करीब 150 ऐसी संपत्तियां थी जो उनके नाम से या बेनामी थी और अवैध तरीके से खनन करके अवैध धन से उनको खरीदा गया था। इसको तैयार करके प्रस्ताव हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पेशा, जिसको कि आदेश हुआ है, जिसमें जब्तीकरण का गैंगस्टर एक्ट के तहत ये जब्तीकरण किया जाएगा। जो 150 संपत्तियां जब्तीकरण की जा रही। और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद विरोधियों के लिए वन मैन आर्मी सुशील कुमार मोदी फिर एक्टिव हो गए। उनके टारगेट पर सबसे ज्यादा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। वहीं ललन सिंह ने एक बार फिर सुशील मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि सुशील मोदी जाकर देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते। सुबह से शाम तक कोई काम तो है नहीं, काफी दिन से तो बेरोजगार थे, अभी कुछ रोजगार मिला तो प्रतिक्रियाएं देने चल रहे हैं। सुशील मोदी जी को तो दिन भर प्रतिक्रिया देनी है, सुबह से शाम तक और कोई काम ही नहीं है। काफी दिन से तो बेरोजगार थे, अभी कुछ रोजगार मिला है तो वो प्रतिक्रिया देते रहे। लेकिन जो घटना बिहार में हुई थी उसमें राज्य सरकार ने पूर्ण सहयोग किया था, भारत सरकार की एजेंसी। और बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने पीएफआई पर बैन के मामले में कहा कि केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया है, पर मामला क्या है ये जांच जब हो जाएगी तभी पता चल पाएगा। जब भी कोई मामला आता है तो उसको संबंधित विभाग देखता है। देखिए, उसको तो संबंधित विभाग उसको देख रहा है। विभाग जो है केंद्र सरकार के द्वारा उस पर बैन लगाया गया है। पूरा मामला क्या है, पूरा जांच जब हो जाएगा तो पता चलेगा उसके बारे में। देखने के बाद बीजेपी भी स्वागत कर रही है। ठीक है ना, उसको तो देखने के लिए एजेंसी है, वो उसका एजेंसी है, एजेंसी देख रहा है और संवेदनशील मामला है तो उसको तो। और पीएफआई संगठन को 5 साल के लिए बैन करने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कोई इसका समर्थन कर रहा है तो कोई इसके जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएफआई पर लगे प्रतिबंध को सराहते कहा कि इस तरह के तमाम देश विरोधी संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएफआई की तरह आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, इस सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, देखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा बहाने भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी। और आरएसएस पर एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए। केंद्र सरकार की ओर से पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया, जिसके बाद लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं वाराणसी में भी पीएफआई बैन का सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। साथ ही लोगों ने मांग की है कि पीएफआई को 5 साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए प्रतिबंध कर देना चाहिए। पीएफआई के सभी सदस्यों की गिरफ्तारी हो जाए, ये भी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। तो समर्थन किया है वाराणसी में लोगों ने 5 साल के लिए जो पीएफआई को बैन कर दिया गया है।
आज हम लोगों ने पीएफआई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और उसका पुतला फूंक रहे हैं और हम सरकार से यही मांग कर रही है हमारी पार्टी की पीएफआई जैसे देशद्रोही संगठनों पे 5 साल के लिए नहीं बल्कि आजीवन उस पर बैन लगाया जाए और वहाँ के जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं पीएफआई जैसे संगठनों से उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके जो 23 और जिलों में जो शाखाएं फैली हुई हैं उन सभी जगह पे छापे मारे जाएं और जल्द से जल्द उन सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। देखिए पीएफआई जो जब से पैदा हुआ तब से देश के खिलाफ इसमें तोड़ फोड़ में लगा हुआ है। हम लोग उसी का पुतला फूंक रहे हैं क्योंकि ये जब से हुआ है जब से चाहे हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म के बाद जो है हिंसा हुई हो जहांगीर मैदान में और उसमें शाहीन बाग में जो है 100 दिन का आंदोलन बिना मतलब केवल सीए एनआरसी के विरोध में देश के माहौल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ये लोग ये जानते भी नहीं कि उन्हें क्या कर रहे हैं। ये मुस्लिम नागरिकों को बहला फुसला के प्रतिबंधित संगठनों में ला रहे हैं और उनसे गलत काम करवा रहे हैं। आज हम लोग जो है पीएफआई के विरोध में रोड टूट रहे हैं, पीएफआई का पुतला फूंक रहे हैं और हम पीएफआई के बारे में कहना चाहूँगा पीएफआई एक ऐसी संस्था है जो हमारे मुल्क को अमन और चैन को खराब करने की कोशिश की है। 5 साल से बैंड होने के बाद दूसरी संस्था बनेगी, तीसरी तंजीम चलेगी, चौथी तंजीम चलेगी और देश का माहौल ये खराब करने पे लगे रहेंगे। पीएफआई का पुतला फूंक रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पीएफआई पूरे देश में फैला हुआ है और अपने आतंकी जाल को बिछाया हुआ है और देश का नुकसान कर रहा है, देश के भाईचारे, एकता, अखंडता, यहाँ की संप्रभुता को खत्म करना चाहता है और उसके जो भी अनुसांगिक संगठन है जैसे सिमी को खत्म किया गया था वो पीएफआई में शामिल हो गए और अभी भी पीएफआई के कई ऐसे अनुसांगिक संगठन है जो चल रहे हैं उनको भी खत्म किया जाना चाहिए। पीएफआई पर 5 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाया। और संभल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 60 ग्राम चरस के साथ 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बरामद चरस की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। पूरा मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है। मादक पदार्थ के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक संभल, अपर पुलिस अधीक्षक संभल द्वारा एक टीम का गठन किया गया था जिसके द्वारा आज मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला सराय वारिस सराय से 2 औरतें और एक आदमी पकड़ा गया है जिनके पास से लगभग 60 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है जिसका रंग काला सा है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। और योगी सरकार के निर्देशों का रायबरेली में भी पालन शुरू हो गया। यहां बिना नक्शा के बन रहे 4 भवनों को रायबरेली विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया है। एक भवन आवासीय नक्शा पास कराकर व्यावसायिक भवन बनाए जाने के कारण सील किया गया है। योगी सरकार अवैध निर्माण को लेकर सख्त रुख इख्तियार कर रही है और इसी के मद्देनजर रायबरेली विकास प्राधिकरण शहर भर में अवैध रूप से बन रहे व्यावसायिक और आवासीय भवनों को चिन्हित कर रही है। देखिए ये बिल्डिंग इसका नक्शा पास नहीं है और इनको कार्य रोकने की नोटिस भी दी गई और कारण भी बताने के लिए नोटिस दी गई कि आप दर्शित करें कि क्यों निरंतर कार्य चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कार्य चलता रहा जिसकी सूचना मिलने पर इसको सील करने की कार्रवाई की गई है। और खबर दिन भर में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।